दोस्तों आज पेश है विचित्र चिड़िया। ये कौन चित्र है दोस्तों? बहुत दिन पहले श्रवण नगरी में धन गुप्त नाम का एक धनी सेठ जी रहते थे। सेठ जी को एक विचित्र वस्तु को एकत्र करने का बहुत शौक था। किसी भी विचित्र वस्तु को देखते ही उसे लेने के लिए उतावले हो जाते थे। सेठ जी एक खूबसूरत बाग था और जिसमें सुनहरी आमों का एक विचित्र पेड़ था। सुनहरी आमों के उस पेड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन ईरान का एक व्यापारी उस पेड़ को देखने आया। विचित्र सुनहरी आमों के पेड़ जैसा पेड़ मैंने आज दुनिया में कहीं नहीं देखा। सेठ जी सब कुछ सुनहरी आम मुझे भी दे दीजिए, मैं अपने देश ले जाऊंगा, देश में लगाऊंगा। क्षमा कीजिए भाई, इस पेड़ का एक भी आम मैं किसी को नहीं दे सकता। सेठ जी मेरी मान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। सोच लीजिए आपका हमारा व्यापारिक संबंध है। इन सुनहरी आमों के लिए मैं व्यापारिक व्यापार की भी चिंता नहीं कर सकता। ईरानी व्यापारी चला गया, लेकिन सेठ गुप्तमन के मन में संदेह का बीज बो गया। मुनीम, बाग के सभी पहरेदारों को बुलाकर कह दो कि बाग की रखवाली बहुत सावधानी से करे। अगर आमों की चोरी का डर है, मैंने अभी सभी पहरेदारों को सावधान कर देता हूँ सेठ जी। मुनीम जी ने सभी पहरेदारों को सतर्क कर दिया, लेकिन सेठ धनगुप्त सुबह होने पर बाग पर पहुंचे। अरे, कुछ मुझे कुछ आज आम कम दिखाई दे रहे हैं। कहीं पहरेदारों ने आम तोड़कर उस व्यापारी को तो नहीं बेच दिए? सेठ ने मुनीम के कहकर सारे पहरेदारों को बुलाया। कल हमने जितने आम देखे थे, आज उतने आम नहीं, पेड़ पर नहीं है। अवश्य ही तुम लोगों ने किसी चोरी करके आम को किसी बेचे हैं। नहीं सेठ जी, हमने पेड़ के आम नहीं तोड़ा और न ही किसी को दिया। तुमने आम चोरी नहीं किए तो आम कहाँ और कैसे गए? मालिक, हमने तो किसी को बाग में घुसते भी नहीं देखा। हम कसम खाकर कहते हैं मालिक, हम हम इस चोर का पता लगा कर रहेंगे। पेड़ हमें पेड़ के पास से प्राणों से भी प्यारा है। सेठ जी मुनीम के साथ चल दिए। सेठ जी पहरेदारों को जितना डांटते टपटते रहे, उतने ही आम कम होते रहे। एक दिन सेठ जी सुबह सुबह बाग में पहुंचे, बुरी तरह चौंक पड़े। अरे, यह क्या, केवल 3 आम? नहीं, यह नहीं हो सकता मुनीम जी, हमारे तीनों बेटों को अभी बुलाइए। अभी बुलाया मालिक। और पहरेदार तुरंत दौड़कर सेठ जी के तीनों बेटों जय, किशन और सिरयू को लाया। जय, किसी ने सारे आम चोरी कर लिए, बस 3 आम शेष रह गए। अगर किसी ने इन्हें भी चोरी कर लिया तो हम आमों के बिना कैसे रहेंगे? ऐसा न कहिए पिताजी, हम किसी को यह 3 आम चोरी नहीं करने देंगे। किशन, तुम जानते हो कि हम सुनहरी आमों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, लेकिन वर्षों पहले इस पेड़ को एक पौधे ने, एक सन्यासी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इस पर जब तक एक आम रहेगा तब तक ये फलता रहेगा, लेकिन जब इसमें सारे आम तोड़ दिए जाएंगे तो यह सूख कर गिर जाएगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आज रात इस पेड़ की रखवाली करूंगा। बेटे, होशियारी से पहरा देना, सो नहीं जाना। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। जय की बात से आश्वस्त होकर सेठ ने हवेली में चले गए और उस रात जय पूरी तरह तैयार होकर आंबों की रखवाली करने लगा। आधी रात के समय जय पूरी तरह से तत्पर से रखवाली करता रहा, लेकिन ठंडी हवा के झोंके जल्दी उसे सोने पर बेहोश कर दिया। मेरे रहते आज कोई भी चोर यहाँ नहीं आने की कोशिश नहीं करेगा। थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। और जय पेड़ के साथ कमर लगाकर बैठ गया और कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई और वो खर्राटे गूंजने लगे। खर्र। सुबह जब जय की आंख खुली तो वह पेड़ की ओर देखते ही चौंक पड़ा। अरे, यह तो एक आम कौन चुरा कर ले गया? मैं इस पेड़ के नीचे सो रहा था। अगर कोई
चोरी करने यहाँ आता तो अवश्य पता लगता। अभी वह यह यह सोच ही रहा था कि सरयू कि किशन और सरयू के साथ सेठ जी भी वहां पहुंचे। अरे पेड़ से एक आम चोरी हो गया, अब तुम उस चोर को नहीं पकड़ सके। पिताजी जय सो गया होंगे, लेकिन आप बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। मैं भी देखता हूँ मेरे रहते कौन आम को कैसे चुरा कर ले जाता है। तुम उस चोर को नहीं पकड़ सकोगे। हमें लगता है कि अब यह पेड़ का अंत आ गया है। पिताजी आप इतना परेशान न हो, मैं आज रात उस चोर को अवश्य पकड़ लूंगा। फिर सुनहरी आमों का पेड़ कभी कभी सूख कर नहीं गिरेगा। और उस रात किशन सुनहरी आंखों के पेड़ की रखवाली करने लगा। अरे मेरे रहते चोर तो क्या, उसकी परछाई भी यहाँ नहीं आ पाएगी। एक बार मेरे सामने आ जाए, एक ही बार में उसकी गर्दन अलग कर दूंगा। आधी रात बीत चुकी और धीरे धीरे किशन बहुत थक गया। बहुत देर तक वह गहरी नींद में सो गया और तब वह जागा तो अरे बाप रे, सुबह हो गई और पेड़ से एक आम और चोरी हो गया। अब पिताजी को क्या जवाब दूंगा। किशन सोच सोच कर परेशान हो रहा था, तभी सुरयू के साथ उसके सेठ जी आते दिखाई दिए। अरे पिताजी इधर आ रहे हैं, हे भगवान मुझे पिताजी के क्रोध से बचाना। शायद सेठ जी ने दूर से पेड़ पर एक आम देख लिया था और तेज कदमों से चलते हुए किशन के पास आए। ओह किशन, तुम भी उस चोर को नहीं पकड़ सके। अब पेड़ पर एक आम बचा है जिसे आज रात कोई अवश्य चुरा लेगा, फिर इस पेड़ का कोई नहीं बचा सकता। पिताजी जय और किशन बचपन से आलसी रहे हैं, इन्हें सो जाने से चोर आम को चोरी करने का मौका मिल गया होगा। लेकिन पिताजी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं इस चोर की अवश्य पकड़ लूंगा। नहीं, अब तुम किसी पर विश्वास नहीं होता, तुम भी आंबों के चोर को नहीं पकड़ पाओगे। हाय मेरा सुनहरी आंबों का पेड़ अब नहीं रहेगा। पिताजी आप इतना निराश न हो, मैं आज रात उस चोर को अवश्य पकड़ लूंगा, आप मुझे पर विश्वास कीजिए। सरयू कहता तो कहता ही रहा, पिताजी आज मैं उस चोर को पकड़ कर रहूंगा पिताजी। लेकिन सेठ जी के कदम हवेली की ओर बढ़ते चले गए। उस रात सरयू अकेले बचे आम की रखवाली पर बैठ गया। बाग में शीतल मौसम में उसे सोने प्रवेश कर रहा था, लेकिन वह बार बार मुंह धोकर अपने आप को नींद के कोसों से दूर रख रहा था। आज मैं आम के चोर को पकड़ने के ही रहूंगा, देखूं वह कैसे चोरी करने आता है। आधी आधी रात बीत चुकी, लेकिन अभी तक वहां कोई नहीं आया। तभी सरयू के मस्तिष्क में एक विचार उभरा, मुझे यहाँ घूमते देखकर शायद चोर कभी नहीं आए। मैं झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता हूँ, फिर उसके आते ही उसे पकड़ लूंगा। तुरंत सरयू झाड़ियों के पीछे छुप गया और झाड़ियों में बैठे बैठे उसे काफी देर हो गई। धीरे धीरे उसकी निद्रा देवी का प्रकोप होने लगा। अब तो सुबह होने में कुछ घंटे शेष रह गए हैं, लगता है आज चोर नहीं आएगा। वाह वाह। सरयू को नींद आने लगी, लेकिन वह पूरी तरह अपने को जगाए रखा था। अब तो अब तो नहीं रहा जाता, लगता है अब नींद आकर रहेगी। लेकिन अभी उसकी आंखों में किसी चमक से चंदिया गई। कोई सुनहरी चीज उड़ती हुई आम के पेड़ की तरफ आकर ठहर गई है। अरे यह विचित्र सुनहरी पक्षी कहाँ से आ गया, ऐसी सुनहरी चिड़िया मैंने कभी नहीं देखी सुनी। अब सरयू उस झाड़ी से निकलकर बाहर आ गया। वह चिड़िया आम के पास पहुंची गई। शायद यही चिड़िया सुनहरी आमों को चुरा कर ले जाती है, लेकिन आज मैं इसे आम चोरी नहीं करने दूंगा। सरयू दौड़कर उस पेड़ पर पहुंचा और उछलकर उसने सुनहरी चिड़िया को पकड़ लिया। आज आई है तू, हाथ में बहुत चोरी करके तूने आम खाए, आज सारे आमों का हिसाब दिया जाएगा तुझसे। लेकिन तभी सुनहरी चिड़िया ने तेजी से पंख फड़फड़ाए और सरयू के हाथ से निकल गई। अरे यह तो मेरे हाथ से निकल गई, पिताजी को पता चलेगा तो वह मुझे बहुत नाराज होंगे। लेकिन तभी सरयू का ध्यान अपने हाथ की तरफ गया। अरे यह क्या, यह तो सुनहरी चिड़िया का पंख है, कितना सुंदर सुनहरी पंख है। मैं अभी जाकर पिताजी को दिखाता हूँ। और फिर सरयू तेजी से हवेली की तरफ गया। हवेली में पहुंचकर अभी सरयू कुछ कहता, सेठ जी
उसे देखते ही बोले, सरयू तुम यहाँ कैसे आए, और सुबह भी नहीं हुई है। पिताजी, मैंने आंबों के चोर को पकड़ लिया था, लेकिन वह मेरे हाथ से निकल कर उड़ गई। क्या कह रहे हो तुम? हाथ से निकल कर उड़ गई? क्या कोई भूत प्रेत था? नहीं पिताजी, वह एक सुनहरी चिड़िया थी, वही हमारे सुनहरी आंबों को खा जाती। यह देखो उसका सुनहरी पंख। सेठ जी की पंख हैरानी से देखने लगी। ओह, सुनहरी चिड़िया हमारे सुनहरी आंबों को खाती थी रही, और हम उसे ईरानी से व्यापारी पर शक करते रहे। तभी सेठ धनगुप्त ने कुछ सोचा, अगर ऐसी सुनहरी चिड़िया मेरे पास होती तो दूर दूर से लोग उसे देखने आते, फिर मेरा बहुत नाम होगा। फिर सोचकर उसने सरयू से कहा, सरयू, कहीं से भी तुम उस सुनहरी चिड़िया को लेकर आओ। उस विचित्र चिड़िया पर लोग लोग हमारे पास देखें तो बहुत हैरान होंगे, फिर दूर दूर तक हमारा नाम होगा। लेकिन पिताजी, उस सुनहरी चिड़िया को कैसे ला सकता हूँ? वह कहाँ रहती है इसका किसी को कोई पता नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानता। तुमने ही उस सुनहरी चिड़िया को लाना होगा। याद आया पिताजी, पेड़ पर एक आम तो बाकी बचा है, शायद वह कल फिर सुनहरी चिड़िया उस आम को खाने आए। अगर वह चिड़िया नहीं आई तो? ओह, 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 ओ पिताजी, आप कितनी जल्दी परेशान हो उठ जाते हैं। कल रात वह चिड़िया आएगी, उसे पकड़ लूंगा। सेठ जी बहुत मुश्किल से शांत हुए, लेकिन उन्हें सरयू पर विश्वास नहीं हुआ। वह सचमुच उस सुनहरी चिड़िया को पकड़ लेगा। इसलिए रात होते स्वयं जय किशन और सरजू के साथ झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। इस प्रकार कई दिन बीत गए, लेकिन सुनहरी चिड़िया फिर नहीं आई। शायद वह दिन पकड़ वह दिन लिए जाने का घबरा गई, और सेठ जी ने उस चिड़िया की चिंता में घुलते रहे। सेठ जी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। एक दिन तीनों भाइयों को मुनीम जी ने विचार विमर्श किया। मालिक को पता नहीं क्या हो गया है, हर समय सोच में डूबे रहते हैं। अब तो भोजन भी बहुत थोड़ा सा खाते हैं। अब हमसे पिताजी का दुख नहीं देखा जाता। किसी न किसी तरह सुनहरी चिड़िया का पता लगाना होगा। हाँ भैया, अब तो पिताजी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हमें बहुत जल्द कुछ करना हो चाहिए। क्यों न हम तीनों कल सुनहरी चिड़िया की खोज में निकल पड़े, आखिर कहीं ना कहीं तो वह सुनहरी चिड़िया मिलेगी। और सेठ यह विचार करके तीनों सेठ जी के कमरे में पहुंचे। पिताजी, हम तीनों भाई सुनहरी चिड़िया की खोज में जाना चाहते हैं, आप हमें बाहर जाने की आज्ञा प्रदान करें। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। पता नहीं सुनहरी चिड़िया किस देश में मिलेगी, तुम उसके लिए कहाँ जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे। मेरे बेटे, तुम तीनों घर पर से चले गए तो मैं अकेली क्या करूँगी? अपने पिताजी का हाल तो तुम देख ही रहे हो। माँ, आप पिताजी की देखभाल करना, हम बहुत जल्दी लौट आएंगे। सेठ जी के बार बार मना करने पर भी तीनों सुनहरी चिड़िया की खोज में निकल पड़े। रात दिन चलते चलते तीनों एक घने जंगल में पहुंचे। किशन, सरयू, आज रात हम यहाँ पर आराम करेंगे और कल सुबह अलग अलग दिशाओं में निकल जाएंगे। सुबह उठकर तीनों एक दूसरे को विदा की और अलग अलग दिशाओं में चल दिए। जय कुछ दूर जाकर रुक गया, और सरयू को जाते देख उसे लगा कि सरयू की आंखों से ओंझल हो ही वह किशन की दिशा में चल पड़ा। कुछ देर बाद जय किशन के पास पहुंचा। क्या बात है भैया, तुम क्यों लौट आए? किशन, सरयू जंगल की ओर गया है, वहां उसका लौटना संभव संभव नहीं होगा। तुम क्या कहना चाहते हैं जय? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम भी इतने भोले हो किशन? अरे, जंगल में कोई जानवर सरयू को खा जाएगा और पिताजी की चिंता में मर जाएंगे, फिर हमारी संपत्ति को हम दोनों ही की होगी। दोनों खुश होकर साथ साथ चल दिए। सरयू निर्भय होकर जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। कई दिन कई रात घने जंगल में चलता रहा। सरयू एक घने वृक्ष के पास पहुंचा। मिट्टी के इस ढेर को देखकर चौंक पड़ा। अरे, यह मिट्टी का ढेर कैसा? ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी मिट्टी पे बैठा बैठा ढेर मिट्टी का ढेर बन गया। सरयू बहुत देर तक हैरानी से देखता रहा, फिर वह ढेर हिलने लगा। उसकी नजर आया, अरे यह तो मिट्टी का ढेर नहीं, यह तो, हे भगवान, यह तो कोई भूत प्रेत या राक्षस न हो।
और कुछ क्षणों बाद मिट्टी के ढेर में से एक सन्यासी बाहर निकल आया। बस हम 20 वर्ष से तपस्या कर रहे थे, आज तक हमारी तपस्या पूरी हुई, लेकिन तुम इस घने जंगल में किस लिए आए हो? बाबा, मैं एक सुनहरी चिड़िया की खोज में यहाँ आया हूँ, लेकिन कई सप्ताह से भटक रहा हूँ, उसका कोई पता नहीं चला। और सरयू ने सन्यासी को सारी बात बता दी। कहानी सुनकर सन्यासी ने कहा, बेटा, 3 वर्ष पहले हमें ये तुम्हारे पिता ने सुनहरी आम का पौधा दिया था। आज हम उस सुनहरी चिड़िया का भी पता बताएंगे, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत दुर्लभ है। वहाँ पहुँचने का रास्ता कितना ही दुर्गम हो क्यों ना हो, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। मेरे पिताजी की जीवन मरण का प्रश्न है। देखो बस, यहाँ से दक्षिण दिशा में जाने पर तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। दाईं ओर से जाने पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन बाईं ओर जाने पर तुम्हारे घोड़े की दोनों रास्ते तुम्हें सुनहरी चिड़िया के देश में ले जाएंगे। सन्यासी से विदा लेकर सरयू दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ दिया। कोसों दूर चलने के बाद उसने एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ 2 रास्ते बने थे। अच्छा, तो यहाँ 2 रास्ते हैं, आगे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। और फिर दोनों दाएं बाएं रास्ते से घोड़े को मोड़ दिया। दोस्त चल भाई दोस्त, आज तुझे ही मेरे लिए अपनी बलिदान देना पड़ेगा। वह कुछ दूर ही आगे चला था कि उसे एक विचित्र राक्षस पेड़ पर लटका दिखाई दिया। सरयू के देखते ही देखते उस विचित्र राक्षस ने घोड़े को खाने शुरू कर दिया। आज बहुत दिनों बाद इतने तगड़े घोड़ा खाने को मिला है। नहीं, तुम मेरे घोड़े को नहीं खा सकते, इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। यह मेरा भोजन है, मैं उसे अवश्य खाऊंगा। तुम्हें सन्यासी ने पहले ही बता दिया था, फिर तुम इस रास्ते पर क्यों आए? कुछ देर बाद वह घोड़े को खाकर पेड़ से उतर कर चल दिया। सरयू उसके पीछे लपका। ठहरो ठहरो, विचित्र राक्षस ने गुस्से से कहा, क्या बात है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें मेरे घोड़े को मार दिया, अब सुनहरी चिड़िया की खोज में मैं कैसे करूंगा? मैं क्या जानूं, मुझे एक सन्यासी ने श्राप दिया था, इसलिए मैं उस घोड़े का मांस खा सकता हूँ। बहुत दिनों से इधर कोई घोड़ा नहीं था, मैं भूखा मर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारा घोड़ा खा लिया। इसलिए तुम सुनहरी चिड़िया को क्यों खोज रही हो? सरयू ने विचित्र राक्षस को सुनहरी चिड़िया की सारी कहानी सुनाई। अरे हाँ, सन्यासी ने कहा था जब किसी की सहायता नहीं करूंगा तो श्राप नष्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हें सुनहरी चिड़िया के देश ले चलता हूँ। अनेक अनेक नदियों पर्वतों को पार करता विचित्र राक्षस एक विशाल पत्थरों के महल के पास उतरा। और इस देश के राजा के महल में सुनहरी चिड़िया रहती है, तुम वहां जाकर उस चिड़िया को ले ला सकते हो। मैं तुम्हें यहीं प्रतीक्षा करूंगा। पर महल में बाग में तुम सुनहरी चिड़िया के पिंजरे में बंद मिलेगी। तुम पेड़ पर चढ़कर उस पिंजरे से उसके निकाल लेना, लेकिन उस पिंजरे को कभी न लाना, नहीं तो तुम भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। सरयू को महल में घुसकर भीतर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। सभी पहरेदार सो रहे थे। महल में इधर उधर घूमता हुआ सरयू आखिर उस बाग की सुनहरी चिड़िया तक पहुंच गया। अरे सचमुच यह तो वही सुनहरी चिड़िया है, अब बचकर कहाँ जाएगी? वह पेड़ पर चढ़कर सरयू ने पिंजरे से उस सुनहरी चिड़िया को निकाल लिया। अब मैं तुझे ले जाकर अपने पिताजी को दिखाऊंगा तो खुश हो जाएंगे। तभी सरयू ने सोचा, इस सुनहरी चिड़िया को मैंने पकड़ लिया, लेकिन यह घर तक कैसे ले जाऊंगा? कहीं रास्ते में मेरे हाथ से उड़ गई तो मुझे पिंजरे को भी उतार लेना चाहिए। और सोचकर सरयू ने पिंजरे को उतारने लगा। तभी उसे उस पिंजरे को उतारा ही था कि चारों ओर आवाजें सुनाई देने लगी, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, सुनहरी चिड़िया को चोरी करने ले जा रहा है। देखते ही देखते
बहुत से पहरेदार सरयू को घेर लिया। फिर उनसे पकड़कर पहरेदारों को राजा के पास ले गए। तुम सुनहरी चिड़िया को चोरी करके ले जा रहे थे, हम तुम्हें प्राण दंड देंगे। सैनिकों, इस परदेशी को काल कोठरी में बंद कर दो। क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं अपने पिता के जीवन बचाने, प्राण बचाने के लिए बहुत दूर से स्वर्णनगरी स्वर्णनगरी से यहाँ आया हूँ। और उसने राजा को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर राजा ने कहा, परदेशी, हम तुम्हें क्षमा करने करके सुनहरी चिड़िया भी तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसके लिए हमारा एक काम करना होगा। जल्दी कहिए, मुझे क्या काम करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सारी 7 समुद्र पार राक्षस नगरी के राजा भीमासुर के पास एक सुनहरी घोड़ा है, वह घोड़ा हमें ला कर दो ना। राक्षस राज के पास घोड़ा कैसे ला सकता हूँ? राक्षस तो बहुत देखते ही खा जाएंगे। लेकिन मरता क्या ना करता, आखिर उसे कहना ही पड़ा। मैं 1 सप्ताह में आपको वह घोड़ा ला कर दूंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो हम तुम्हें दुनिया के हर कोने में पकड़ पकड़ लाएंगे और तुम्हें प्राणदंड देंगे। राजा से वादा करके सरयू लौट कर फिर विचित्र राक्षस के पास आ पहुंचा। क्या हुआ? तुम सुनहरी चिड़िया क्यों नहीं लाई? सरयू ने उसे सारी बात बताई और विचित्र राक्षस ने कहा, ओ, मैंने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन तुम माने नहीं और मुसीबत में फंस गए। चलो, मैं तुम्हें राक्षसों की नगरी ले चलता हूँ। और फिर वह विचित्र राक्षस सरयू को पीठ पर बैठाकर चल दिया। राक्षस नगरी में पहुंचकर विचित्र राक्षस ने पेड़ों पेड़ों के पीछे किले के पास उतरा। इस किले में राक्षसों का राजा भीमा भीकासुर रहता है। तुम अंदर जाकर उससे अस्तबल में से उस घोड़े को ले आओ, लेकिन बात का ध्यान रखना, उस घोड़े की लगाम नहीं उठाना, नहीं तो तुम फिर किसी संकट में फंस जाओगे। लेकिन मैं उस किले में कैसे जाऊंगा? वहां तो दरवाजे पर कई राक्षस पहरा दे रहे हैं। फिर विचित्र राक्षस ने कुछ बुदबुदाया और हाथ उठाकर उसे आगे बढ़ने हाथ में एक शीशी आ गई। यह लो, यह शीशी को दूर से उन राक्षसों के पास फेंक देना, इसमें धुएं से सब बेहोश हो जाएंगे। और विचित्र राक्षस ने उस शीशी को लेकर सरयू किले के दरवाजे के सामने पहुंचा। फिर एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उसने शीशी का ढक्कन खोलकर उनके पास फेंक दिया। शीशी से गिरते ही उसमें नीले रंग का धुआं निकलने लगा। उस गाढ़े धुएं में सभी राक्षस बेहोश होकर गिर पड़े। उनके बीच से गुजरता हुआ सरयू मजे से किले में चला गया और कुछ देर इधर उधर घूमता रहा। सरयू अस्तबल में पहुंचा। अरे, कितना सुंदर सुनहरी घोड़ा है, जल्दी से खोलकर इसे ले चलता हूँ, कहीं पहरेदारों को बेहोशी न टूट जाए। और दीवार पर लटकी लगाम को देखते ही सरयू को विचित्र राक्षस की चेतावनी भूल गया। आह, कितनी सुंदर हीरे मोती सी जड़ी लगाम है। इस लगाम के बिना सुनहरी घोड़े की शोभा क्या, और बिना लगाम के घोड़े को कैसे चलाऊंगा? यह सोच उसने लगाम उतार ली। लगाम को उठाया ही था भयंकर शोर गूंज उठा। पकड़ो पकड़ो, सुनहरी घोड़े को चोरी करने ले जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, चोर मार डालो। कुछ ही पलों में अनेकों राक्षस ने सरयू को घेर लिया। तुम हमारे सुनहरी घोड़े को चुराने के लिए ले जा रहे थे, अब हम तुम्हें अपने राजा के पास ले जाएंगे। हमारा राजा तुम्हें मार कर खा जाएगा। हा हा हा। वो राक्षस उसे पकड़कर अपने राजा भीष्मासुर के पास ले गई। राक्षस राज की मनुष्य जय हो। यह मनुष्य हमारे सुनहरी घोड़े को चोरी करके ले जा रहा था। क्या कहा? हमारे सुनहरी घोड़े को ले जा रहा था? इस मनुष्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुम सब खा जाओ। मुझे क्षमा करें राक्षस राज, मैंने उस सुनहरी घोड़ी को चोरी करके पत्थरों की नगरी के राजा वीरेंद्र सिंह के कहने पर की थी। इस घोड़े के बदले मुझे सुनहरी चिड़िया देने वाले थे। तुम उस सुनहरी चिड़िया को लेकर क्या करोगे? सच बोलना, अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें कुत्ते की मौत मार खिला देंगे। राक्षस राज, मैं सुनहरी चिड़िया को लेकर जाऊंगा तो उसे देखकर मेरे पिताजी चिंता मुक्त होंगे। अगर मैं चिड़िया लेकर नहीं गया तो वे प्राण त्याग देंगे। ऐसी बात है तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं और यह घोड़ा भी दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आप जल्दी
से शर्त बताइए, मैं पूरा करके सुनहरी घोड़ा लेना चाहता हूँ। तो सुनो, 1,000 योजन दूर नील देश में तुम्हें देश की राजकुमारी सोनम बहुत खूबसूरत है, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। आप उस राजकुमारी को उठा कर लाइए और विवाह कीजिए, आपको कौन रोक सकता है। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि नील देश के महल में कोई राक्षस नहीं घुस सकता। अग्नि देवता उस महल की रक्षा करता है, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम उस महल में जा सकते हो। अगर तुम राजकुमारी सोनम को ले आए तो हम तुम्हें सुनहरी घोड़ा दे देंगे। यदि तुम भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे देश में जाकर तुम्हारे पूरे परिवार को मारवा खा जाएंगे। नहीं नहीं राक्षसराज, कभी नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं राजकुमारी को अवश्य लेकर आऊंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। राजा भीमासुर उसे मुक्त कर दिया। खाली हाथ सरयू जब विचित्र राक्षस के पास पहुंचा तो वह आश्चर्य से देख रहा था। क्या हुआ, तुम फिर खाली हाथ आग लौट आए? क्या तुम्हें सुनहरी घोड़ा नहीं मिला? सुनहरी घोड़ा तो मिला गया था, लेकिन मैं उसकी लगाम के लालच में अंधा होकर मुसीबत में फंस गया। अब मैं क्या करूं? सरयू की बात सुनकर विचित्र राक्षस भी क्रोध आ गया। सरयू, तुम अपनी गलती से एक के बाद एक मुसीबत में फंसते जा रहे हो। नील देश की राजकुमारी को लाने तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। कुछ भी हो, मुझे हर हालत में उसे राजकुमारी को लाना होगा, नहीं तो राजा भीष्मासुर मेरे परिवार को नष्ट कर देगा। अच्छा, मैं तुम्हें नील देश ले चलता हूँ, लेकिन सावधान, अगर फिर तुमने कोई गलती करी तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा। नहीं नहीं, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, बस मुझे एक बार नील देश ले चलो। विचित्र राक्षस एक बार फिर सरयू को अपनी पीठ पर बैठाकर नील देश की ओर चल दिया। 1,000 योजन की यात्रा करते हुए जब वह नील देश पहुंचा, सरयू, अब हम नील देश पहुंच चुके हैं, तुम्हें राजा के महल के पास उतार दूंगा, राजकुमारी को लेकर आना बस तुम्हारा काम है। ठीक है, तुम मुझे महल के पास उतार तक पहुंचा था। और विचित्र राक्षस सरयू को महल की समीप पहुंचा दिया। वह सामने राजा का महल, उस महल में जाकर तुम राजकुमारी को ले आओ, तब तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन जब सरयू कुछ देर खड़ा रहा तो, अरे तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जाते क्यों नहीं? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने देश लौट जाऊंगा। लेकिन मैं महल में कैसे जा सकता हूँ? तुम नहीं देख रहे दरवाजे पर कितने सैनिक खड़े हैं, मुझे देखते ही भालों से छलनी कर देंगे। सरयू को जाना सरयू, जाना तो तुम्हें होगा ही, तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी इतनी ही सहायता की है, क्या तुम मेरे लिए उस महल में घुसकर राजकुमारी सोनम को नहीं ला सकते? देखो, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा, अगर तुम उपकार करने करके मेरे पिताजी का जीवन बचा लो। आखिर महल विचित्र राक्षस को महल में जाना ही पड़ा। वह उठता हुआ पीछे की ओर महल में चला गया और विचित्र राक्षस के बाग में बैठकर सुनहरी फूलों के बीच छिपकर बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए कुछ देर हुई थी, अचानक राजकुमारी सोनम वहां अपनी सहेलियों के साथ घूमने आ गई। राजकुमारी सोनम इधर आ निकली जिधर विचित्र राक्षस छिपा बैठा था। ओह, राजकुमारी तो इधर ही आ रही है। कुछ देर देर वह उसके पास आ गई। हाँ, यही अवसर है, ठीक रहेगा, राजकुमारी की एक सहेली के अलावा उसके पास कोई नहीं है। राजकुमारी सोनम अपनी सहेली के साथ बातें में खोई हुई थी। राजकुमारी जी, आज मौसम बहुत सुहाना है। हाँ, ऐसी शीतल वायु, मेरे मन करता है कि पंख लगाकर उड़ते रहे। मेरा मन यही कहता है कि अब फूलों में छिप जाऊं और कोई मुझे ढूंढ न सके। राजकुमारी तेजी से दौड़ने लगी और यह देखकर राजकुमारी फूलों के बीच पहुंची, तुरंत विचित्र राक्षस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन राजकुमारी के मुंह से एक चीख निकली, अय्या! कौन हो तुम? इन फूलों में छुपकर क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ राजकुमारी। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अपनी सैनिकों को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। राजकुमारी ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन विचित्र राक्षस ने लपक कर उसे पकड़ लिया। भागकर कहाँ जाओगी? राजकुमारी की सहेली उस विचित्र राक्षस को देखते ही चीख पड़ी, सैनिको बचाओ। दूसरी लड़की ने चौंक कर उसे देखा और जोर से चीख चलाने लगी, राजकुमारी को बचाओ, राजकुमारी को बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। और जब सैनिक दौड़कर विचित्र राक्षस के पास पहुंचे तो उसे पहले राजकुमारी को लेकर उड़ गया।
राक्षस राजकुमारी को लेकर गया। वह भाग गया। छोड़ दो। आह। कुछ देर बाद विचित्र राक्षस राजकुमारी को लेकर सरयू के पास पहुंचा। सरयू, मैं राजकुमारी को ले आया हूँ, तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कुछ ही पलों बाद सैनिक वहां पहुंच गए, लेकिन विचित्र राक्षस सरयू को लेकर तब तक वो उड़ चुका था। अब विचित्र राक्षस उन दोनों को लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। कौन हो तुम? इस तरह मेरा अपहरण करने की क्या कहाँ ले जा रही हो? राजकुमारी, मैं स्वर्ण नगरी का वासी हूँ, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर सरयू ने अपनी सारी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर राजकुमारी कुछ सोचने लगी। यदि तुमने मुझे सचमुच भीमासुर राक्षस को सौंप दिया तो राजकुमारी, क्या तुम क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, मैं भीमासुर के पास नहीं जाऊंगी। उसने मैं मर जाना अच्छा समझूंगी। तुम कितनी खूबसूरत हो राजकुमारी, काश यह मेरी दुल्हन बनती। राजकुमारी सोच रही थी, काश यह नवयुवक मेरे पति बनता। कुछ देर बाद दोनों विचित्र विचित्र राक्षस उन दोनों को लेकर भीमासुर के किले के पास उतरा। सरयू, अब जल्दी राजकुमारी को भीमासुर के पास ले जाओ और सुनहरी घोड़ा ले आओ। लेकिन सरयू उस स्थान से बिल्कुल नहीं हिला। नहीं। विचित्र राक्षस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सरयू, तुम जाते क्यों नहीं? क्या तुम अपने पिता के प्राण नहीं बचाने हैं, लेकिन इतनी सुंदर राजकुमारी को भीमासुर को नहीं सौंपना चाहता? कहीं ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे? सरयू, मुझे सच सच बताओ, तुम भीमासुर को राजकुमारी को क्यों नहीं सौंपना चाहते? सरयू कुछ संकोचते हुए बोला, मुझे राजकुमारी से प्यार हो गया है, मैं इसे ब्याह करना चाहता हूँ। ओह, तो यह बात है। अच्छा, अब भीमासुर राजकुमारी से बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। कुछ पल बाद विचित्र राक्षस ने कहा, सरयू, मैं अपने को राजकुमारी के रूप में परिवर्तन कर लेता हूँ, तुम मुझे लेकर भीमासुर के पास चलो। फिर तुम मुझे सौंप कर भीमासुर से सुनहरी घोड़ा लेकर कुछ देर बाद मैं वहां से भाग आऊंगा। तुम दोनों को मेरी प्रतीक्षा करना। और फिर पलक झपकते ही विचित्र राक्षस राजकुमारी के रूप में परिवर्तन हो गया। अरे, तुम तो सचमुच राजकुमारी से सुंदर दिखाई दे रही हो। हाँ, यह तो राक्षस अवश्य धोखा खा जाएगा। कुछ देर बाद सरयू राजकुमारी बने राक्षस को लेकर किले में भीमासुर भिखासुर के पास पहुंचा। राजा, यह लो राजकुमारी और वह सुनहरी घोड़ा दे दो। आह, अब मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। तुम सुनहरी घोड़ा ले जा सकते हो और हम तुम्हें सुनहरी लगाम भी देते हैं। सरयू विचित्र राक्षस को सरयू विचित्र राक्षस को वहां छोड़कर सुनहरी घोड़े पर बैठकर जल्दी ही राजकुमारी सोनम के पास पहुंचा। उन्हें प्रतीक्षा करते हुए अभी अधिक देर नहीं हुई थी कि तभी विचित्र राक्षस भीमासुर के पास भाग आया। सरयू, तुम घोड़े और राजकुमारी को लेकर जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, जल्दी से यहाँ से निकलना है। और फिर विचित्र राक्षस उन तीनों को लेकर राजा वीरभद्र के राज्य की ओर उड़ चला। राजा वीरभद्र के महल के पास उतरने के बाद विचित्र राक्षस सरयू से कहा, सरयू, यह घोड़ा वीरभद्र को देकर तुम सुनहरी चिड़िया ले आओ। मैं राजकुमारी के साथ यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं इस घोड़े को भी राजा को नहीं देना सौंपना चाहता। ऐसा विचित्र घोड़ा दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। इसका मतलब तुम यह घोड़ा भी राजा वीरभद्र को नहीं देना चाहते। अच्छा, तो घोड़े की जगह मुझे मुझे ही रूप परिवर्तन करके जाना होगा। अगले पल विचित्र राक्षस ने घोड़े को सुनहरी घोड़े के रूप में परिवर्तन किया। अरे वाह, एकदम सुनहरी घोड़ा। राजा का सचमुच पता नहीं चलेगा। लेकर सरयू सुनहरी घोड़ा बने राक्षस को लेकर महल में राजा वीरभद्र के पास पहुंचा। महाराज, मैं आपके वादे अनुसार सुनहरी घोड़ा ले आया हूँ, आप मुझे जल्दी सुनहरी चिड़िया दे दीजिए। आह, ऐसा विचित्र घोड़ा किसी के पास नहीं होगा। यह लो सुनहरी चिड़िया, तुम इस पिंजरे को भी ले जा सकते हो। राजा से सुनहरी चिड़िया लेकर सरयू जल्दी ही राजकुमारी के पास पहुंच गया। सरयू जब सुनहरी चिड़िया का पिंजरा लेकर राजकुमारी सोनम के पास पहुंचा तो बहुत खुश हुई। राजकुमार, हम दोनों इस सुनहरी घोड़े पर बैठकर चलते हैं। थोड़ी देर बाद विचित्र राक्षस राजा को धोखा देकर भाग आएगा। फिर दोनों सुनहरी घोड़े पर सवार होकर तेजी से चल पड़े। तभी अधिक दूर नहीं गए थे कि विचित्र राक्षस उसके पास आ गया। सरयू, जल्दी घोड़े सहित मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें पवन के वेग से ले चलूंगा।
अपनी पीठ पर सरयू और राजकुमारी को बैठाकर विचित्र राक्षस उन्हें उस जगह पहुंचा दिया जहां पहली बार सरयू मिला था। बस अब मैं आगे आगे तुम्हें नहीं ले जा सकता। अब तुम सुनहरी घोड़े पर बैठकर जा सकती हो। लेकिन अभी वह सरयू को कुछ कहता तभी एक विचित्र परिवर्तन हुआ। देखते ही विचित्र राक्षस एक सुंदर गंधर्व में परिवर्तन हो गया। यह क्या, तुम अपना रूप क्यों परिवर्तन कर लिया? मैंने अपना रूप परिवर्तन नहीं किया, बल्कि मेरा वास्तविक रूप है। मुझे से नाराज होकर एक सन्यासी ने मुझे श्राप दिया। तुम्हारी सहायता करके मैं आज उस श्राप को नष्ट कर हो गया। मैं सचमुच गंधर्व हूँ और अपने लोक जा रहा हूँ। और यह कहता हुआ वह आकाश में उड़ गया। कुछ देर बाद आकाश में जाते देखते रहे। उसके बाद सरयू राजकुमारी को घोड़े पर सवार होकर चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद सरयू स्वर्ण नगरी पहुंच गया, जहाँ सरयू को देखते ही सेठ जी के चेहरे पर खुशी आ गई। पिताजी, मैं आपके लिए सुनहरी चिड़िया ले आया हूँ। सरयू बेटे, तुम सुनहरी चिड़िया ले आए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और दूसरे दिन सेठ जी चौंक चौंक कर देखा। दूसरे क्षण, सरयू, यह सुंदर लड़की कौन है? पिताजी, यह नील देश की राजकुमारी सोनम है। यह आपकी पुत्र वधू बनने के लिए हमारे साथ आई है। ओह राजकुमारी, तुम मेरे घर की बहू बनोगी, कितनी सुंदर है। हाँ, क्यों नहीं, हम कल ही राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करा देंगे। जय और किशन काफी दिनों दिनों पहले ही घर लौट आए थे। तब उन्हें सरयू को लौटे आने पर पता चला कि वह दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। सरयू, तुम आ गई, तुम सुनहरी चिड़िया भी ले आए? पिताजी, सरयू एक सुनहरी घोड़ा भी लाया है, हम बाहर उसे देख कर आए हैं। आह, अब हम पास सुनहरी आम और सुनहरी चिड़िया तथा सुनहरी घोड़ा भी रहेगा। सरयू, हम तुम बहुत खुश है, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें देते हैं। बहुत खुश है और तुम्हारी संपत्ति तुम्हें देते हैं। और फिर अगले दिन सरयू और राजकुमारी सोनम का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया गया। लेकिन एक कोने में खड़े जय और किशन पछता रहे थे। भैया, हम सरयू को धोखा देने की कोशिश नहीं करते तो सरयू के साथ हम भी बहुत लाभ होता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो भैया। समाप्त दोस्तों।